मेरा नाम सपना है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे बाबा मजदूर थे। मैं जब 10 साल की थी तब मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं अपने घर को संभालने लगी, अपने बाबा के और घर के सारे काम करने लगी थी। घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। मैंने इंटर तक की पढ़ाई की। तब मेरी उम्र 18 साल थी। रिश्ते की जब भी बात होती मैं बाबा के ऊपर गुस्सा करने लगती, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मेरी उम्र काफ़ी निकल चुकी थी। मैं 36 साल की हो गई, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बाबा अपनी कसम दे दी तो मैंने कहा ठीक है। बाबा ने मेरे रिश्ते की बात करनी शुरू कर दी। बाबा कहने लगे, बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी मैं तुम्हारी जोड़ी लगा दूँ ताकि मैं चैन से मर सकूँ। बाबा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बाबा यह कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा कहने लगे, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने कहा बस बहुत हुआ, दोबारा ऐसी बातें मत करना। मेरे बाबा मुझे सीने से लगा लिए। वह कहने लगे, चलो ठीक है नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा रिश्ता देख रहा हूँ। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, मेरी बात मानोगे ना? लड़का अच्छा है, मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो। बाबा बहुत जिद करने लगे। मैं बाबा की बात मान गई। मैंने कहा, बाबा आपकी जैसी मर्जी। बाबा ने मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली में करवा दी। मेरे ससुराल वाले भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, वह भी नॉर्मल लोग थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवार था और मैं उस घर की सबसे बड़ी बहू बनने जा रही थी। खैर बाबा ने मेरी शादी कर दी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सारे लोग अच्छे ही थे। शुरू में हर कुछ अच्छा ही होता है, धीरे धीरे लोगों की पहचान हो जाती है। सबने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मेरी 2 नंद भी थी और 2 देवर। मेरा पति सबसे बड़ा था। शादी होकर जब मैं इस घर में आई तो इस घर के सारे काम मुझ पर डाल दिया गया। मेरे नंदे काम को हाथ भी नहीं लगाने लगी। मैं बहुत ही छोटे परिवार से थी, मैंने कभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। यहाँ पर इतना सारा काम हो जाता कि मैं काम करते करते थक जाती थी। मेरे पति का नाम अविनाश था। मैंने अपने पति से कितनी बार कहा कि अविनाश मैं काम करते करते थक जाती हूँ, आप थोड़ा सा घर में कहिए कि काम में मेरी मदद करे। अविनाश कहने लगा, सपना देखो थोड़ा बहुत तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं घर की छोटी छोटी बातों को लेकर माँ के पास तो नहीं जा सकता ना, इसलिए तुम घर के मसलों को खुद ही संभालो। उसके बाद से मैंने अविनाश के पास कभी कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से घर के सारे काम करती थी। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी शादी के 6 महीने हो गए। मेरे पति के साथ दिन अच्छे गुजर रहे थे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करता था। हाँ, यह बात अलग थी कि वह अपनी माँ और बहनों से घर के मामले में बात नहीं करना चाहता था। खैर मेरा 9वां महीना भी ख़त्म हो गया और मेरा एक बेटा हुआ। मैं अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। घर में भी सारे लोग बहुत खुश थे। मेरा पति भी अपने बेटे को गोद में उठाकर बहुत प्यार कर रहे थे। अस्पताल में 1 हफ्ता रहने के बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया और मैं घर आ गई। थोड़े दिनों तक मेरी देखभाल मेरी सास और नंदों ने की, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जैसा पहले था वैसा ही सब कुछ हो गया। सब लोग धीरे धीरे सारे कामों को हाथ लगाना छोड़ दिए। मेरे सर पर अब घर के सारे काम और अपने बच्चे की जिम्मेदारी आ गई थी। फिर भी मैं हंसी खुशी सारे काम कर रही थी। मेरी जो बड़ी नंद थी उसके रिश्ते की बात होने लगी। लड़के वाले हमारे घर आए, मेरी नंद को पसंद कर लिए और उसकी शादी बहुत जल्दी में हो गई, क्योंकि लड़का बाहर दुबई में काम करता था। कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए अपने घर आया था और इन छुट्टियों के बीच में उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि लड़का दुबई में ही अपनी पत्नी को रखना चाहता था। इसलिए शादी बहुत जल्दी में हो गई और शादी के बाद मेरी नंद भी अपने पति के साथ दुबई चली गई। मेरा सबसे छोटा देवर विराज बहुत ही समझदार था। उम्र में वह सबसे छोटा था, लेकिन उसमें समझदारी बहुत थी। वह मुझसे कभी हंसी मजाक नहीं करता था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। मेरी बड़ी नंद का कहना था कि विराज को भी दुबई आ जाना चाहिए। मेरी बड़ी नंद अपनी माँ से बात करके विराज को दुबई बुला ली। विराज दुबई में ही काम करने लगा। विराज को बुटीक का काम बहुत अच्छे से आता था। विराज दुबई में बुटीक का काम करने लगा और मेरा दूसरा देवर, उसे तो घर से कोई मतलब ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह दूसरी दुनिया का आदमी हो। वह सिर्फ अपने कमरे में पड़ा रहता था और मोबाइल में घुसा रहता था। उसे घर वालों से किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था। मेरी छोटी नंद जो कि पढ़ाई करती थी, घर पर सब अच्छे से चल रहा था। मेरा बेटा 1 साल का हो चुका था और इस बीच में पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पति तो बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों का बहुत शौक था। अपने पति की खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई थी। इसी तरह दिन गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। काम करते हुए अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल उठाकर ले आया और मुझे भगवान ने फिर से एक खूबसूरत सा बेटा दिया।
मेरा पति और घर के सभी लोग खुश थे। सब कुछ अच्छे से हो गया। हम घर आ गए। अस्पताल से आने के बाद शाम को खबर आई कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगी। मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। मैं रोई जा रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी। मेरे बाबा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। खैर, मैंने खुद को संभाला और अपने बच्चों में बिजी हो गई। देखते देखते मेरा दूसरा बेटा 6 महीने का हो गया और मेरा पहला बेटा 1.5 साल का हो गया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इस बीच मैंने अपने पति से बात की कि मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। इस तरह से कुछ पैसे आ जाएंगे। मेरे पति को कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो तुम पढ़ा सकती हो। मोहल्ले की 1-2 औरतों ने मुझसे बात की थी। उन लोगों ने कहा था कि मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ, इसलिए मैंने अपने पति से बात की थी। मेरे पति को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मेरे ससुर वह घर में हंगामा करने लगे। वह कहने लगे, नहीं, तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी, तुम मेरा नाक कटवाओगी। सब लोग मुझे कहेंगे कि तुम्हारी बहू काम करती है, पैसे कमाती है, दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे। तभी मेरे पति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सपना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है तो पढ़ा सकती है। मेरे पति के कहने पर मैंने पड़ोस की औरतों को कह दिया कि वह अपने बच्चों को शाम के वक्त भेज दे। 5-6 बच्चे थे। वह शाम के वक्त पढ़ने के लिए आने लगे। मैं घर के सारे काम जल्दी से निपटा लेती थी और 1 घंटा टाइम निकालती थी। शाम के वक्त बच्चे आते थे, मैं उन्हें पढ़ाती थी। उस वक्त मेरी सास मेरे छोटे बेटे को अपने पास रखती थी। मेरी सास अच्छी थी, बस वह नंद के कहने पर मुझसे अपना व्यवहार ख़राब कर लेती थी। खैर, हमारा दिन अच्छे से गुजर रहा था। मेरे जो छोटी मोटी खर्च थे वह मैं खुद ही निकाल लेती थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। मेरा पति काम के सिलसिले में शहर जा रहा था कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वह हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं अपने बच्चों को देखकर रोई जा रही थी। मेरे बच्चे अपने बाप के साये से मरहूम हो गए थे। ना जाने क्यों मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें कर बैठी। मैं बेजान हो गई थी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक लड़की की जब शादी होती है, उसका पति ही सब कुछ होता है। उसके पति उसके साथ है, भले ही वह जैसा ही भी हो, उसका साथ ही काफ़ी होता है। और मेरा पति तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। शायद भगवान ने मेरे पति के साथ इतना दिन तक का ही लिखा था। अभी तो मैंने अपने आंसू साफ भी नहीं किए थे कि अचानक से मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरी सास ने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी गोद में मेरा छोटा बच्चा था। मैंने कहा, माँ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे माँ कहा तो मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ। निकल जाओ इस घर से। तुमने मेरे बेटे को खाया है, तुम ही मेरे बेटे के मरने की जिम्मेदार हो। अपने बच्चों को उठाओ और निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? और यह आपके बच्चे नहीं हैं क्या? या आपके भी तो बच्चे हैं, और मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तभी मेरी सास कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम बस इस घर से निकल जाओ। तुम एक मनहूस लड़की हो, तुमने मेरे जवान बेटे को मार डाला। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुमसे कैसा रिश्ता? मैंने कहा, माँ जी, कम से कम मेरे पति के मरने की जिम्मेदार तो मुझे मत बताइए। मेरा ससुर खामोश खड़ा था। मेरा देवर भी कुछ नहीं कह रहा था। मेरी नंद, वह भी मेरे सामान को एक बैग में डालकर मेरे मुंह पर फेंक दी कि यह लो, अपने सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। उन लोगों को मेरे बच्चों पर भी रहम नहीं आया कि मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। खैर, मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया और मैं वहाँ से निकल आई। एक पल के लिए लगा कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा और मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने खुद से कहा कि नहीं सपना, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, तुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में अपने बच्चों के माँ और बाप दोनों बनकर दिखाऊंगी। मेरे कान में सोने का एक छोटा सा बाली था। मैं दुकान में गई। उस दुकान वाले ने कहा कि वह इस बाली के 20,000 देगा। मेरे लिए 20,000 बहुत थे। मैंने कहा, ठीक है। दुकान वाले ने मुझे 20,000 दिया। मैं सोचने लगी कि पैसे तो हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं ऐसी जगह रहना चाह रही थी जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह सकती थी। फिर मुझे सलमा का याद आया, मेरी स्कूल की दोस्त।
वह पास के ही शहर में रहती है। अपने पति के साथ मैंने रिक्शा किया और मैं सलमा का एड्रेस उस रिक्शे वाले को बता दिया। सलमा किसी सिया मोहल्ले में रहती है। मैं अपने ससुर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ तो पहुँचा दिया, लेकिन अब मुझे पता करना था सलमा का घर। मैंने आसपास से पूछा, लेकिन वह लोग सलमा को नहीं जानते थे। फिर मैंने उसके पति का नाम से जब लोगों को पूछा तो उन्होंने फ़ौरन बता दिया। मैं खुश हो गई थी, मुझे सलमा दिख गई थी। मैंने उसे आवाज़ दिया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, मेरे गले से आकर लिपट गई। कहने लगी, सपना तुम यहाँ कैसी हो तुम? उसका ऐसा पूछना मुझे बेहद परेशान कर गया। मैं आंखों में आंसू लिए मैंने कहा, सलमा कुछ भी ठीक नहीं है। सलमा ने मेरी आंखों में आंसू देख लिया और कहने लगी, अच्छा ठीक है, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। सलमा मुझे और मेरे बच्चों को अंदर ले गई। उसने मेरे छोटे बेटे को गोद में उठा लिया और बहुत ही प्यार दे रही थी। सलमा का शादी का 5 साल हो गया था, लेकिन उसका कोई औलाद नहीं था। उसने डॉक्टरों से बहुत दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह माँ नहीं बन सकती। उसे बच्चे का बहुत शौक था। खैर, सलमा ने सबसे पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाया और मुझे। हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद सलमा ने कहा, सपना ये तुमने कैसे हालात बना रखा है? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सलमा को बता दी। सलमा मुझ पर तरस खाने लगी और कहने लगी, देखो सपना, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, देखो सलमा, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, तुम मुझे यहीं पर किराए का मकान दिला दो। वह कहने लगी, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, मेरे पति को आने दो, वह आएंगे तो वह मकान मालिक से बात कर देंगे, तुम्हें घर मिल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। शाम हुई तो सलमा का पति घर आया। सलमा ने अपने पति से बात की। उसके पति ने भी मुझ पर बहुत अफसोस जताई और उसने मेरी मदद की। उसने मुझे किराए का घर दिलाया। सलमा के घर के बगल में ही मुझे मकान मिल गया। सलमा कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा, ठीक है। घर काफ़ी अच्छा था, 2 कमरे थे, किचन था। खैर, मैं अपने बच्चों के साथ सो गई। मेरा पति का मुझे बहुत याद आ रहा था। मैं अपने पति को याद करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं जल्दी से उठी और सारे घर को साफ सफाई करने लगी। मेरे पास जो पैसे थे उन पैसों से मैं खाने पीने की चीज़ और घर की ज़रूरत के सामान ले आई। अब मैं अपने बच्चों के साथ इस किराए के मकान में रहने लगी। 1-2 दिन गुजरने के बाद आसपास की औरतों ने मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दिया। यह कैसी औरत है, बिना मर्द के ही 2 बच्चे लेकर इस मकान में रह रही है, पता नहीं कैसी औरत है और यह बच्चे किसके हैं। मैंने उन औरतों की बातों में ध्यान नहीं दिया। मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। लेकिन कैसे? मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि मैं बाहर जाकर कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि हाँ, बच्चों को तो ट्यूशन पढ़ा ही सकती हूँ। मैं घर घर जाकर बात करूँगी, जिसको ट्यूशन टीचर की ज़रूरत होगी मैं उसे पढ़ा दूँगी। मैंने सलमा से इस बारे में बात की तो सलमा कहने लगी, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, इसमें मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। सलमा ने मोहल्ले में सबको कह दिया कि सपना बहुत ही पढ़ी लिखी औरत है, अगर आप लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप उसके पास भेज सकते हैं। मोहल्ले में जब यह बात पता चली तो मोहल्ले के 4-5 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे। धीरे धीरे मेरे पास 10-12 बच्चे हो गए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन अचानक से मकान मालिक मेरे पास आया। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि मैं मजबूर औरत हूँ और दुनिया का यही दस्तूर है, मजबूर औरत को हर कोई दूसरी नज़र से ही देखा करता है। एक मजबूर औरत का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मकान मालिक मेरे पास आया और वह कहने लगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पूछने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तभी वह कहने लगा, शुक्रिया किस बात की? तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह देना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। अकेली औरत हो, जवान हो, खूबसूरत हो और ऐसे में पति का चले जाना अफसोस की बात है। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह कहने लगा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मैंने कहा, आपको कोई काम है तो कहिए, आपको मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगा, नहीं, बस ऐसे ही मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद 1 महीना होने वाला है, किराए के पैसे लेने के लिए आऊँगा। इतना कहकर मकान मालिक चला गया। मुझे मकान मालिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे उससे डर भी लगने लगा था। मैंने सलमा को यह बात बताई तो सलमा कहने लगी, देखो, उससे थोड़ा बच के रहना, अगर वह तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उससे बात करूँगी। ज़माना बहुत ख़राब है, जिसका मर्द नहीं होता है लोग उसे इसी तरह परेशान करते हैं। मैंने कहा, तुम सही कह रही हो सलमा। खैर, यहाँ पर रहते हुए 1 महीना बीत गया। 2 दिन से मैं देख रही थी कि सलमा नज़र नहीं आ रही थी। वह रहती थी
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने सारे सुख दुख उसको बताती थी। खैर, शाम का वक्त था। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। ट्यूशन पढ़ने के बाद सारे बच्चों के साथ अकेली थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात के 8 बज चुके थे। अचानक से मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैं सोच रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही मकान मालिक था। उसे इस वक्त देखकर मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने पूछा, आप इस वक्त? कहने लगे, हाँ, पास से ही गुजर रहा था, सोचा कुछ ज़रूरत हो तो पूछ लेता हूँ, शायद तुम्हें कुछ ज़रूरत हो। मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका बार बार ऐसा पूछना मुझे अजीब लगता था। आखिर वह किस बारे में बात करता था? मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वह ज़बरदस्ती कहने लगा, अरे ऐसे कैसे, जवान हो, खूबसूरत हो, किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी। पैसे की, किसी के साथ की? मैंने कहा, पैसे मैं खुद कमा लेती हूँ और साथ के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे हैं, वह मेरे साथ हैं, यह मेरे लिए काफ़ी है। वह कहने लगा, जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अच्छी बातें करती हो, तुम्हारा अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, अब आप यहाँ से जाइए, काफ़ी रात हो गई है, इस वक्त आपका यहाँ आना ठीक नहीं है, लोग मुझे गलत समझेंगे। वह कहने लगा, जिसे जो समझना है समझने दो, तुम लोगों की परवाह क्यों कर रही हो, तुम बस मुझे समझो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैंने मकान मालिक के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारी। मैंने कहा, आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना, मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ। तभी वह बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, आज तक मुझसे किसी ने ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं की है, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे बच्चे भी चिल्ला रहे थे। मकान मालिक मेरे ऊपर आ बैठा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे सामने कांच का गिलास पड़ा हुआ था। मैंने उस गिलास को उठाया और सीधे मकान मालिक के सर पर मारा। वह खून से पूरी तरह लथपथ हो गया। मैंने जल्दी से उसे अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। मैंने उन सबको मकान मालिक की हरकतें बता दी। सबने मिलकर उस मकान मालिक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। मकान मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया। जो लोग मुझे गलत समझते थे उन लोगों ने भी मुझ पर रहम खाने लगे। मेरे बच्चे बहुत घबराए हुए थे। घबराई हुई तो मैं भी थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को गोद में उठाया और घर के अंदर चली गई। मैं अपने बच्चों को खुद में समेटकर बिस्तर में बेजान सो गई। आज मेरा पति मुझे बहुत याद आ रहा था। काश मेरा पति जिंदा होता तो आज यह दिन न देखना होता। क्या एक अकेली औरत का जिंदगी इतना मुश्किल होता है? मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह मेरी आंख लग गई। सुबह किसी के खटखटाने से मेरी नींद खुली। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सलमा थी। मैं सलमा को देखकर उसके गले से लग गई। सलमा कहने लगी, यह क्या हालत बना रखी है सपना, क्या कुछ हुआ है? मैंने सलमा को सारी बातें बता दी। मैंने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? तो उसने कहा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए अपने माँ के पास चली गई थी। सपना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कहा, छोड़ो अब वो बातें, अब मैं ठीक हूँ। मैंने उससे कहा, सलमा आज बाज़ार चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है, बच्चों के लिए भी, और कुछ खाने की चीज़ लानी है। वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम काम ख़त्म कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। मैंने जल्दी से घर का सारा काम ख़त्म किया। मैं और सलमा बच्चों के साथ बाजार के लिए निकल गए। मैं खाने पीने की चीज़ खरीद ही रही थी कि तभी मेरी नज़र ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा सामने मेरा देवर विराज खड़ा था। उसने भी मुझे देख लिया था। वह कहने लगा, भाभी यह क्या हरकत है? मैंने कहा, विराज तुम दुबई से कब आए? वह कहने लगा, वह सब आप छोड़िए, मैं कब आया हूँ, आप मुझे यह बताएं कि आप इतने दिनों से कहाँ थे। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना परेशान था। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान थे? क्या घर वालों ने नहीं बताया? फिर विराज कहने लगा, बताया ना, उन्होंने कहा कि भाई के मरने के बाद आपने घर छोड़ दिया, आप घर छोड़कर निकल गए। तभी मैंने कहा, तुम्हें क्या बताऊं विराज, जो लोगों ने बताया वही सच मान लो। मैं विराज को कुछ बताना नहीं चाहती थी, बताकर क्या फायदा था। मैंने कहा, कैसे हो तुम? वह कहने लगा, मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ घर चलिए। मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जा सकती, उस घर में मैं किसके लिए जाऊँ, मेरा वहाँ कोई नहीं है। तभी विराज कहने लगा, आपका उस घर में पूरा हक है, भाई नहीं रहे तो क्या हुआ, आपके बच्चे तो हैं, उस घर में मैं आपका पूरा हक है। मैंने कहा, नहीं विराज, तुम जाओ, खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। इतना कहकर मैं सलमा के साथ घर आ गई। तभी मैंने देखा विराज मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया। मैंने कहा, विराज यह क्या हरकत है?
वह कहने लगा, भाभी मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। मैंने कहा, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने विराज के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। विराज चला गया, लेकिन दूसरे दिन विराज फिर से आ गया और कहने लगा, भाभी ठीक है, आपको नहीं जाना मेरे साथ तो आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिए, लेकिन आप मुझे अपनी मदद करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। विराज ने मेरे हाथों में 10,000 रुपये रख दिए और कहा, इन पैसों से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लें। उसने मेरे छोटे बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और ढेर सारा प्यार दिया। इसके प्यार को देखकर अपने पति को याद कर रही थी। काश मेरा पति भी जिंदा होता तो आज अपने बच्चों से ऐसा ही प्यार करता। आज मुझे विराज की परछाई में मेरे पति अविनाश की झलक दिखाई दे रही थी। विराज में मैं कहीं खो गई थी। तभी मैंने सर को झटका। मैंने विराज को कहा, विराज तुम कुछ खा लो। हम सब ने मिलकर खाना खाया। विराज हम सब से मिलकर चला गया। दिन इसी तरह गुजरने लगा। एक हफ्ता बाद विराज फिर से मेरे पास आया। वह अंदर आकर बैठ गया। आज वह कहीं खोया खोया लग रहा था। मैंने कहा, विराज कुछ हुआ है क्या? वह कहने लगा, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? वह कहने लगा, मैं आपसे। मैंने कहा, हाँ बोलो, मुझसे क्या? तभी विराज ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो। मैंने कहा, विराज यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है ऐसा नहीं हो सकता। मेरी और तुम्हारी उम्र में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तुम मुझसे कितने छोटे हो और मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ, और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। यह समाज हमें कभी भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। तभी विराज कहने लगा, मुझे समाज वालों की कोई परवाह नहीं है और मुझे अपने घर वालों की भी कोई परवाह नहीं। बस मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, विराज तुम शायद अपने होश में नहीं हो इस वक्त। तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने विराज को घर से बाहर निकाल दिया तो वह कहने लगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊँगा। आप सोचकर जवाब ज़रूर दीजिएगा। इतना कहकर विराज चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सलमा के पास गई और मैंने उसे सारी बातें बता दी। तभी वह कहने लगी, सपना यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों के सर पर बाप का साया हो तो तुम अपने देवर से शादी कर लो। सलमा की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। दूसरे दिन विराज फिर मेरे पास आया। उसने जब मुझसे शादी के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कर दी। विराज ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया। विराज मेरा पति बन गया था। विराज ने कहा, मैं आपको अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विराज अब मेरा पति था, इसलिए मैं उसके साथ अपने ससुराल चली गई। घर पर सभी लोग खड़े थे। तभी मेरी सास विराज और मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, विराज तुमने इस औरत को इस घर में लाने की हिम्मत कैसे की? अभी इसी वक्त इस औरत को घर से निकालो। तभी विराज कहने लगा, माँ यह अब मेरी पत्नी है और ये अब इसी घर में रहेगी। तभी मेरी सास कहने लगी, वह इस औरत ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। यह औरत इस घर में नहीं रहेगी। इसने मेरे एक बेटे को खाया है, अब दूसरे बेटे के पीछे पड़ गई। तभी विराज कहने लगा, माँ मैंने सपना से अपनी मर्जी से शादी की है। तभी मेरी सास कहने लगी, अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। विराज भी गुस्से में था और कहने लगा, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे छोटे बेटे को गोद में उठाया। मैंने अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ा और हम सब वहाँ से लखनऊ निकल गए। विराज मुझे शहर ले आया और शहर में ही मुझे रखने लगा। वह मेरे बच्चों का बाप बन गया था। उसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखा कि उसने सगे बाप से भी बढ़कर मेरे बच्चों को प्यार दिया। उसका इतना प्यार देखकर मैंने विराज को उसके पति होने का हक दे दिया। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और देखते देखते 1 साल बीत गया। मैं विराज और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन विराज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं विराज की ऐसी हालात देखकर और उसकी तपते बदन को देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। अपने पति को खो चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं डर था कि अगर विराज को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। विराज के साथ मेरी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। मैं कहीं भी जाती थी तो लोग विराज को मेरा बेटा बताते थे, क्योंकि विराज 21 साल का था और मैं 42 साल की औरत थी। विराज ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। वह कहता था, सपना कोई कुछ भी कहे उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यही सच है। मैं भी विराज से बहुत प्यार करने लगी थी। खैर विराज की हालात ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने विराज से कहा, विराज हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने विराज और बच्चों को साथ लिया और मैं डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दवाई दे देता हूँ, आपकी हालात ठीक हो जाएगी। मैं विराज और बच्चों को एक जगह बैठाकर दवाई लेने चली गई। मैं बहुत जल्दी में थी। मैं रास्ते के उस पार दवाई लेने जा रही थी। तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे बहुत गुस्सा आया।
मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। उस आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, वह तो मेरा पहला पति अविनाश था, जो बहुत ही गंदी हालात में था। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह एक पागल है। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा, अविनाश देखो, मैं सपना। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मैं अविनाश को विराज के पास ले आई। विराज भी अविनाश को देखकर हैरान हो गया। मैं विराज से कहने लगी, विराज कुछ करो, यह हमें क्यों नहीं पहचान रहे हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी विराज कहने लगा, आप घबराओ मत, चलो हम भाई को लेकर घर चलते हैं। हम सब घर आ गए। मैंने अविनाश को नहलाया धुलाया और उसे अच्छे कपड़े पहना दिया और उसे खाना खिलाया। वह खाना ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं और विराज बहुत कोशिश कर रहे थे कि वह हमें पहचान ले, लेकिन वह हमें पहचानने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने अविनाश को डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उनकी याददाश्त चली गई है, इन्हें प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। हो सकता है इनके साथ अच्छा व्यवहार रखने से उनकी याददाश्त वापस आ जाए। विराज को जब मैंने देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। हम दोनों की हालात एक जैसी थी, ना हम खुश हो सकते थे ना हम उदास हो सकते थे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर अविनाश हमें पहचान भी लेता तो क्या होता, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। दोस्तों, अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।